जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में इस समय जो हमारा चल रहा है वो है, हम लोग कृषि के बारे में देख रहे हैं। एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोग इससे पहले वाले जो वीडियो में बात किए थे, हम लोग थोड़ा सा कृषि के बारे में बात किए कि स्थानांतरित कृषि क्या होती है, गहन कृषि क्या होती है, इन सब के बारे में बात किए थे। झूमिंग कृषि, ये सब के बारे में बात किए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये देखें, खाद्यान्न पदार्थ में जो रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल होती है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानें क्या होता है, कैसे क्या है, मतलब महीना देखें कि उस समय क्या बोया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा गेहूं के बारे में देखें कि गेहूं का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। फिर इसके बारे में हम लोग बात किए। चावल हो गया, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। फिर उसके लिए कितना तापमान आवश्यकता होती है, कितना मतलब वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है, इन सब के बारे में हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में देखें, तो आप लोग उसको देखिएगा। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं उसी के आगे से थोड़ा सा ज्वार के बारे में देखते हैं, बाजरा के बारे में देखते हैं, मक्का के बारे में देखते हैं, फिर थोड़ा दलहन तिलहन के बारे में देख लेते हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत और बचेगा, फिर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इससे पहले वाले वीडियो देखिएगा और हम लोग अब चलते हैं। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ज्वार के बारे में। कल हम लोग, आप चावल और गेहूं के बारे में देख लीजिएगा, और उससे पहले थोड़ा सा जो बताया गया तो उसको भी देख लीजिएगा। जो रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल बताई गई थी ना। रबी की फसल मुख्य रूप से शीत ऋतु में, खरीफ की फसल मुख्य रूप से वर्षा ऋतु के समय, और बीच का जो समय होता है उसमें जायद की फसल बोई जाती है। तो हम लोग जो कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन कुछ भी कहें, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं ज्वार के बारे में। ये तीसरा है। इससे पहले हम लोग तो चावल के बारे में बात कर चुके हैं और गेहूं के बारे में बात करते हैं। चावल का मतलब धान के बारे में बात करते हैं, है ना, ठीक है। चावल तो बाद में उससे निकाला जाता है। तो ज्वार में हम लोग देखते हैं, सबसे जो ज्वार क्या होता है, इसको खरीफ की फसल भी कहते हैं, इसे रबी की फसल भी कहते हैं। तो ये रबी और खरीफ दोनों की फसल है। तो रबी व खरीफ दोनों फसल है, ठीक है। खरीफ और रबी दोनों की फसलें हैं। रबी में भी बोया जाता हो, खरीफ की फसल ज्वार मुख्य रूप से, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका हम अगर औसत तापमान देखें, ज्वार के लिए औसत तापमान जो आवश्यक होता है, तो औसत तापमान अगर देखें, जैसे हम लोग देखे थे, देखें गेहूं में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि 10 से 15 मतलब 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, या अगर थोड़ा सा गर्मी है तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। इतना बात किए थे ना आप लोग, इससे पहले हम देखिएगा, ठीक। और फिर इसके बाद जब चावल के बारे में बात किए थे तब हम लोग ये देखे थे कि 20 डिग्री या 21 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान रहेगा तो चावल होगा, और 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होनी चाहिए। तो उसी प्रकार ज्वार के लिए भी कुछ ना कुछ तापमान आवश्यकता है। उसके लिए आवश्यक है कि औसत जो तापमान होगा वो होगा, अगर आप देखेंगे इसके लिए, तो औसत तापमान आप 26 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस तक ले लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो 26 डिग्री से 33 डिग्री के मध्य अगर रहेगा तापमान, तो इसके लिए अवश्य, मतलब इसके लिए जरूरी है कितना तापमान इसके मध्य रहेगा तो ज्वार की फसल अच्छी होगी, ठीक। जैसे अगर चावल होगा तो इसके लिए जरूरी है कि 20 डिग्री या 21 डिग्री सेल्सियस तापमान से ज़्यादा होना चाहिए वो, क्यों, और उसके लिए 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा भी होनी चाहिए। मतलब चावल के लिए, धान के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है। उसका जो जड़ें हैं हमेशा जल में डूबी रहनी चाहिए, इस तरह रहता है, ठीक। उसमें बहुत ज़्यादा, जो धान होगा या जो चावल होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन ज्वार के लिए ऐसा है नहीं। इसके लिए जो आवश्यक है, आप देखेंगे कि अगर वार्षिक, अगर जो वर्षा होगा, मतलब इसके लिए 30 सेंटीमीटर तक अगर वर्षा हो रही है तब भी ठीक है। अगर वर्षा की बात करें तो 30 सेंटीमीटर, ठीक, 30 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी तो पर्याप्त है इसके लिए। किसके लिए? ज्वार के लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो और इसके बाद अगर हम देखें तो ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है, ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन, सबसे ज़्यादा उत्पादन
इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। ठीक, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र होता है, इसके बाद आप लिखना चाहें तो मध्य प्रदेश में, और इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश, तो कर्नाटक हो गया, तो ये सभी जगह होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन होता है तो वो महाराष्ट्र में होता है। ठीक, किसका? ज्वार का उत्पादन। कोई परेशानी की बात नहीं, इतना समझ में आया? ठीक, इतना लिख लीजिए। रबी और खरीफ दोनों फसलें हैं। औसत तापमान 26 से 33 डिग्री। वार्षिक जो वर्षा होना चाहिए वो होना चाहिए 30 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होगा महाराष्ट्र में, इसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी स्थान पर थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो महाराष्ट्र में है। ठीक, इसको इतना लिख लिए, रफ करें ना। ठीक, तो इतना लिख लीजिएगा। और थोड़ा सा देखते हैं हम लोग बाजरा के बारे में। बाजरा के बारे में देखते हैं। तो बाजरा के बारे में क्या देखेंगे? सबसे पहले देख लेते हैं कि औसत तापमान कितना जरूरत होगी। औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहना चाहिए। ठीक, तो औसत तापमान कितना होना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य होगा तो इसके लिए पर्याप्त है। किसके लिए? बाजरा के लिए। ठीक, ठीक है। और वर्षा देखेंगे तो वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो वर्षा ज़्यादा नहीं, अगर 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य हो रही है, 50 सेंटीमीटर के मध्य अगर वर्षा हो रही है तो पर्याप्त है। 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्षा कितना होना चाहिए? 40 से 50, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसमें कितना होना चाहिए? ज्वार में 30 और इसमें 40 से 50 के मध्य होना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन देखेंगे बाजरा का, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है राजस्थान में। तीसरा बिंदु लिखिए, क्या लिखेंगे? सबसे ज़्यादा उत्पादन, सबसे ज़्यादा उत्पादन आप देखेंगे तो राजस्थान। ठीक, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बाजरा इसी में जो भी लिख लीजिए, अभी लिखवा दे रहे हैं। तो औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, वर्षा 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होगा वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार वाले क्षेत्र में होता है। ठीक, इसके अतिरिक्त सबसे ज़्यादा वो राजस्थान में होता है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक। तो औसत तापमान ये, वर्षा इतनी, और सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सभी क्षेत्रों में। तो इतना लिख लीजिए, आगे चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं मक्का के बारे में। मक्का ये धार्मिक स्थल नहीं है। मक्का, ठीक, चलिए, ये फसल के बारे में बात हो रही है। तो मक्का के बारे में भी वही है कि क्या देखेंगे? औसत तापमान। पहला क्या देखेंगे? औसत तापमान क्या होना चाहिए? औसत तापमान इसके लिए होना चाहिए औसत तापमान अगर देखेंगे तो लगभग उसी के मध्य 25 से 30 सेंटीमीटर जो है, आप 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक ले। अगर 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य वर्षा मतलब तापमान है तो इसके लिए, मक्का के लिए पर्याप्त है। ठीक है,
मक्का ये फसल के बारे में है, फिर से बता दे रहे हैं। ठीक, तो मक्का औसत तापमान कितना होना चाहिए? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस की। इसी के अगर मध्य रहेगा, अगर यहाँ बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि मतलब मक्का के लिए पर्याप्त है कि इतना तापमान हो। और वर्षा देखेंगे, अगर इसके लिए वर्षा देखेंगे तो इसके लिए तो आप बात करें तो अगर 70 सेंटीमीटर तक ले लीजिए, 70 सेंटीमीटर तक अगर वर्षा होती है तो ठीक है, पर्याप्त है। 70 सेंटीमीटर मतलब इससे कम भी हो सकता है, लेकिन 70 सेंटीमीटर और 50 से 70 कर लीजिए, या 70 सेंटीमीटर तक, 70 सेंटीमीटर तक मान लीजिए। 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, लेकिन हम औसत रूप से माने तो 70 सेंटीमीटर तक वर्षा इसके लिए आवश्यक होता है, मक्का के लिए। देखिए, आपको बताया गया था कि सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। वो कहाँ होती है? ये मेघालय वाला पठार पर, चेरापूंजी वाले क्षेत्र में, और इधर वाले पूरे क्षेत्र में होता है, किनारे वाले क्षेत्र में। फिर इसके बाद 200 सेंटीमीटर होता है, फिर इसके बाद 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर होता है, फिर 100 से 70 सेंटीमीटर के मध्य विभाजित किए थे, फिर 70 सेंटीमीटर से कम, फिर 50 सेंटीमीटर से कम। ये सब विभाजन हुआ था जब हम लोग जलवायु पढ़ रहे थे, तो वहाँ वर्षा के बारे में बात हुई थी, तो इस तरह विभाजन हुआ था। तो ये क्या, ये 70 सेंटीमीटर बहुत कम वर्षा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 10 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है चेरापूंजी मौसिन राम में। ठीक है, ठीक, इसके बारे में हम लोग जलवायु वाले में देखेंगे, तो जो लास्ट का है, लास्ट वाली वीडियो 2-3, उसमें ये बात की गई है। ठीक, ठीक है। तो मक्का औसत तापमान इतना, वर्षा इतना, और अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो राजस्थान में, सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में होता है, फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, एमपी। ठीक है, ठीक, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, मक्का ये भी मतलब ये तीनों फसल है, ये रबी खरीफ। आप अगर लिखेंगे तो रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद, 3 फसल बताई गई थी ना। रबी की फसल में मुख्य रूप से गेहूं, सरसों, चना, ये मान लीजिए। और खरीफ की फसल में आप लोग जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण है चावल। और जायद में जो मुख्य रूप से मूंग, उड़द हो गया, और खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सभी किस समय आते हैं? तरबूज, ये सब जायद वाले। वो मुख्य रूप से अप्रैल और जून के मध्य जो इस मध्य का समय है, उन सभी में क्या होता है? जायद की फसलें की जाती हैं। तो मक्का ये लगभग मतलब इनकी अलग अलग प्रजातियां हैं। उन अलग अलग प्रजातियों के कारण क्या होता है? रबी की फसल शीत ऋतु में भी, ग्रीष्म ऋतु में भी, और वर्षा ऋतु में भी ये होता है। मुख्य रूप से शीत और ग्रीष्म ऋतु में होता है, वर्षा ऋतु में अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक, तो मक्का के बारे में समझ में आया, रफ करें। ठीक, इसी प्रकार ज्वार है। ज्वार में सबसे ज्यादा जौ है। ज्वार तो हो गया ना, ज्वार तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बता ही गए, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक, आप लोग को क्षेत्र मालूम है ना, राजस्थान का क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है। मतलब कई बार बताया गया, जब से हम लोग पढ़ रहे हैं तो पूरा बताया ही गया। तो ये वाला पूरा क्षेत्र क्या है? राजस्थान का क्षेत्र है। यहाँ है महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। या और फिर इसके बाद और जो बात हुई है, मुख्य रूप से यही बात हुई है, मक्का सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, तो ये वाला क्षेत्र है कर्नाटक का। ठीक है, इसके नीचे है इधर तमिलनाडु, नीचे है केरल। ठीक, उत्तर प्रदेश यहाँ पास पड़ता है, बिहार इधर था, मध्य प्रदेश ये है, इसके बगल ये है छत्तीसगढ़, ये है उड़ीसा, इसके नीचे है आंध्र प्रदेश, और इसी के बगल में है बीच में तेलंगाना। तो आपको सब क्षेत्र मालूम होंगे, तो बार बार बताने की जरूरत तो होगी नहीं। ठीक, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा जौ अगर देखेंगे तो जौ के उत्पादन में सबसे ज्यादा तो राजस्थान ही है, लिख लीजिए। सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में। औसत तापमान
23 से 30 सेंटीमीटर, तो सॉरी डिग्री सेल्सियस। और वर्षा अगर आप देखेंगे तो 30 सेंटीमीटर तक अगर वर्षा हो जा रही है तो पर्याप्त है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका राजस्थान में, इसके अतिरिक्त भी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में होता ही है। ठीक ठीक, तो जौ हो गया, इतना लिख लिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुख्य रूप से जो खाद्यान्न फसलें में इतना हम लोग देख चुके हैं। मुख्य रूप से देखें गेहूँ, चावल, और अभी जो देखें ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ, इन सब के बारे में खाद्यान्न फसलें। ये जो मोटे चावल, जौ हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार, ये हो गया मिलेट्स, जिसे मोटे अनाज कहते हैं। ये 2023 मतलब मोटे अनाज UN मतलब संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया, मतलब भारत के कहने पर ही मुख्य रूप से किया गया है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया जाए, मतलब मोटे अनाज वर्ष के रूप में 2023 को घोषित किया जाए। तो UN ने, मतलब संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया 2023 को मुख्य रूप से मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। ठीक ठीक है, इतना समझ में आया, आगे चले ना। ठीक, अब हम थोड़ा सा देखिए दलहन के बारे में देख लेते हैं। कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ठीक है, दलहन, जिस प्रकार हम खाद्यान्न फसल थे, गेहूं हो गया, जौ हो गया, ये भी खाद्यान्न फसल है। ये भी जो है आप देखेंगे प्रोटीन के लिए दाल तो आवश्यक होता ही है। प्रोटीन अगर सबसे ज़्यादा चाहिए तो दाल के लिए यही सलाह दी जाती है कि आप दाल खाइए। मतलब दाल खाने का मतलब है कि, या पीजिए जो भी है, उसका पानी पीने कहते हैं जब बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है तो भारत दलहन उत्पादन में मतलब सबसे सर्वाधिक, अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा दलहन का उत्पादन भारत करता है। भारत करता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भी ये भारत ही है। सबसे ज़्यादा जो उपभोग का मतलब होता है, मतलब कंज्यूम हो गए, मतलब हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा उपभोक्ता वाला देश भी भारत ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन भी भारत में हो रहा है। सबसे ज़्यादा उपभोग या उपयोग, मतलब उपभोग ही करते हैं मुख्य रूप से। तो दलहन क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दलहन। मतलब सबसे देखिए आप, गेहूं आप देखेंगे, गेहूं में दूसरे स्थान पर थे, चावल में भी दूसरे स्थान पर, प्रथम स्थान था आप जानते हैं चाइना का था, और फिर गेहूं में भी सबसे प्रथम स्थान चाइना का था। लेकिन भारत, फिर इसके बाद दलहन में भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन होता। सबसे ज़्यादा अगर दलहन का उत्पादन होता तो भारत करता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर उसका उपयोग करता है, देखिए जनसंख्या ज़्यादा है, पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ क्या होगा, सभी मटेरियल जितने भी पदार्थ होंगे ज़्यादा यूज ही होंगे। तो उस रूप में खाने में शाकाहारी रूप में दलहन क्या शाकाहारी भोजन है, तो लगभग सभी लोग खाते हैं। ऐसा शाकाहारी का मतलब ये, जो मांसाहारी में पूरा डेली मांस थोड़ी खाते हैं, वो शाकाहारी मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों रहते हैं। वो शाकाहारी भी यूज करते हैं और मांसाहारी भी। जो शाकाहारी होते हैं वो मुख्य रूप से शाकाहारी यूज करते हैं, लेकिन मांसाहारी पूरी तरीके से मांस नहीं खाते हैं वो, तो इसको भी यूज करते हैं ना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है दलहन का भारत में होता है। सबसे ज़्यादा उपभोग भी क्या होता है, भारत करता है, ठीक। तो इसे रफ करें। तो कुछ हम थोड़ा देख लेते हैं। दलहन में आप लोग नाम सुने होंगे, अरहर का नाम सुने होंगे, मटर का सुने होंगे, ठीक है। तो ये सभी क्या है, तो दलहन फसलें हैं। तो आप जैसे चना, इसमें दूसरा बिंदु आप क्या लिखेंगे, चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, चना, मटर, मसूर हो गया, ठीक है। आप देखेंगे अरहर हो गया। तो ये सभी फसलें क्या है, ये दलहन फसलें हैं, ठीक है। दलहन में मूंग उड़द भी आता है,
मूंग हो गया, उड़द हो गया, तो इत्यादि लिख लीजिए। तो ये सभी फसलें हैं, ठीक। तो चना, मटर, मसूर, अरहर, मूंग, उड़द, ये सभी क्या है, ये सभी दलहन फसल है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। सोयाबीन भी इसी में अगर आप सम्मिलित करना चाहें तो कर लीजिएगा, ठीक। सोयाबीन हम तिलहन में देखेंगे, सोयाबीन को हम तिलहन में देखेंगे। तिलहन का मतलब उसमें आप देखेंगे सरसों भी तिलहन में आएगा, उसको हम कल देख लेंगे। तो चना, मटर, मसूर, अरहर, मूंग, उड़द हो गया इत्यादि, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक, ये मुख्य रूप से क्या है, दलहन फसलें। दलहन फसलों की खास बात क्या है कि इन सभी फसलों में मुख्य रूप कुछ कुछ फसल छोड़ के, जैसे अरहर हो गई, इसमें राइजोबियम नामक, मतलब इसको छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी में इसमें क्या होता है, राइजोबियम नामक एक आप जीवाणु पाया जाता है। अब ये क्या करता है, इसका मुख्य कार्य ये होता है कि ये जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है, ये इस नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और उसके लिए पोषक तत्व नाइट्रेट में बदलता है। और नाइट्रेट का प्रयोग क्या होता है, चने के जड़ के रूप में होता है, ताकि उसका क्या हो सकते हैं, पोषक तत्व उसको मिल जाता है। तो राइजोबियम नामक क्या होता है, एक जीवाणु होता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, भूमि की जो पोषक तत्व को बढ़ाता है, ठीक है, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, उर्वर बनाता है भूमि को, ठीक है। ठीक, तो उसको लिखना हो तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। तीसरा बिंदु क्या लिखेंगे कि दलहन फसलों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। जीवाणु पाया जाता है जो क्या करता है, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, में परिवर्तित कर देता है। कर देता है, ठीक है। तो दलहन फसलों में राइजोबियम नामक क्या पाया जाता है, जो एक जीवाणु पाया जाता है जो क्या करता है, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर उसको नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, जिससे भूमि की पोषक तत्व में बढ़ोतरी हो जाती है। इसको लिख लीजिए, जिससे भूमि या मृदा का पोषक तत्व बढ़ जाता है, पोषक तत्व बढ़ जाता है या उर्वर शक्ति बढ़ जाती, ठीक है, उर्वर शक्ति बढ़ जाती है, उर्वर शक्ति लिख लीजिए, ठीक। तो दलहन फसलों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, जिससे भूमि या मृदा का पोषक तत्व बढ़ जाता है या उर्वर शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है, उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। उर्वरा शक्ति का मतलब, या उर्वर शक्ति का मतलब जिस भूमि की, जिस मृदा की क्या हो जाती है, उपजाऊपन ज्यादा बढ़ जाए तो उसे उर्वर कहते हैं। ऊसर क्या होता है, जिसमें फसल का उत्पादन नहीं होता, उसमें पोषक तत्व नहीं होता, ठीक है, उसमें उत्पादन नहीं होगा तो भूमि कहलाती है ऊसर। जिसमें ज्यादा उत्पादन होगा उसे कहते हैं उर्वरा भूमि, ठीक है, उर्वर भूमि। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इसको लिख लिए ना, ठीक है। चना देखेंगे तो आप लोग अगर चना के बारे में, तो 20 से 25 मतलब डिग्री सेल्सियस तापमान उसके लिए आवश्यक होता है, और 50 सेंटीमीटर तक अगर वर्षा हो गई तो उसके लिए पर्याप्त होता है। तो लिखना चाहें तो थोड़ा बहुत लिख लीजिए।
राइजोबियम नामक जो ये जीवाणु पाया जाता है लगभग सभी में दलहन फसलों में पाया जाता है। अरहर जैसे फसलों को छोड़ दिया जाए, अरहर में राइजोबियम नामक जो मतलब जीवाणु होता है ये पाया नहीं जाता। ये कहाँ पाया जाता है? उसकी जड़ों में पाया जाता है। जो मृदा है ना, तो उसकी जड़ जब रहते हैं नीचे तो मृदा में पाया जाएगा राइजोबियम नामक जीवाणु। फिर वो क्या करता है? उसकी जड़ों को पोषक तत्व देता है। ठीक, तो अरहर जैसी फसलों में नहीं होता है। ठीक है, लगभग चना में होता है, इसके बाद मटर में हो गया, तो ये सभी में होता है। मसूर में हो गया, दाल हो गई जो मसूर, तो उसमें भी होता है। मसूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है। अरहर का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो ये यहाँ पास होता है, महाराष्ट्र में होता है। ठीक ठीक है, तो चना के बारे में लिखेंगे, लिख लीजिए। चना एक उप उपोष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, यह एक उपोष्णकटिबंधीय, आप ये सब समझ रहे हैं ना? उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय मतलब उसका मतलब सबसे ज्यादा गर्म, उपोष्ण का मतलब हो गया कि उससे कम हो गया उपोष्ण हो गया, और उससे भी ज्यादा हो गया तो इसे, यह एक उपोष्णकटिबंधीय, ये इतना लिखिए, उपोष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक, राइजोबियम नामक जो जीवाणु है इसमें पाया जाता है, राइजोबियम नामक जीवाणु ऐसे नहीं पाया जाता। जब ये पृथ्वी के नीचे जब बोया जाता है चना, तब जब उगता है फसल तो क्या होता है? उसके जो जड़ में होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है? उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। मान लेते हैं एक पौधा उगा, फिर इसकी जो जड़ है तो इस जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये क्या करता है? वायुमंडल से जो नाइट्रोजन उपस्थित है उसको नाइट्रेट में परिवर्तित करके इसको पोषक तत्व देता है, ताकि ये क्या हो सके? फिर बड़ा हो जाता है। ठीक, मतलब उसको पोषक तत्व मिल जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु इसमें उपस्थित होगा, इसकी जड़ों में उपस्थित होगा, इसकी जड़ों में। ठीक है, तीसरा, अगर तापमान देखेंगे तो 20 से 25 लिख लीजिए। औसत तापमान, औसत ही लिखिएगा क्योंकि फिक्स तो है नहीं। फिक्स का मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए नहीं 30 सेंटीमीटर मतलब 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। औसत तापमान अगर आप देखेंगे, तो औसत तापमान में आप लिख लीजिए क्या लिखेंगे? 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। और वर्षा के बारे में अगर आप बात करेंगे तो वर्षा में आप लिख लीजिए 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, तो यह एक उपोष्णकटिबंधीय फसल है। राइजोबियम नामक जीवाणु इसमें पाया जाता है। औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 50 सेंटीमीटर तक होगी तो चना के लिए पर्याप्त है कि वो उतना उग जाता है। मुख्य रूप से ये रबी की फसल है, मतलब शीत ऋतु में होता है। रबी की फसल समझ रहे हैं ना? जब गेहूं बोया जाएगा तब चना भी बो दिया जाता है, तो लिख लीजिए उसको भी कि ये रबी की फसल है। ठीक है, मतलब हल्का, जैसे आप देखेंगे इस समय अगर मार्च की देखेंगे तो इस समय पक गया है चना, तो अब इसको क्या हो गया? उखाड़ा जा रहा है, मतलब उखाड़ने का मतलब होगा काटा जा रहा है। ठीक है, तो चना इस समय क्या हो रहा है? कटाई, इसकी मतलब कटाई के मतलब शुरू हुई होगी, फिर इसके बाद उसको किया जाएगा, निकाला जाएगा। ठीक है, चना कैसे होता है? चना के ऊपर एक छिलका होता है, उसको निकालते हैं तब चना आता है। जिस प्रकार धान है ना, ऊपरी परत हटाते हैं तब उसमें गेहूं चावल निकलता है, उसी प्रकार जैसे धान है उसकी ऊपरी परत हटाए चावल मिला, उसी प्रकार इसमें भी है। तो यह एक उपोष्णकटिबंधीय फसल है। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। औसत तापमान ये है, वर्षा ये है, और इसमें लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। रबी की फसल उसको भी लिख लीजिएगा। ठीक, रबी की फसल, रबी की फसल है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, रफ करें ना? ठीक, अब हम थोड़ा सा अरहर में भी थोड़ा सा लिखना हो तो इसी तरह लिख लीजिएगा। ठीक, बस ये मतलब थोड़ा बहुत यही है कि एक उपोष्णकटिबंधीय फसल है, राइजोबियम नामक उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, अरहर में ये नहीं पाया जाता, राइजोबियम नामक जीवाणु अरहर में मुख्य रूप से नहीं पाया जाता। ठीक है, ठीक,
औसत तापमान लगभग यही चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। 40 से 50 होना चाहिए अरहर के लिए भी, और रबी की फसल अरहर भी है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? दलहन समझ में आया या नहीं आया? आ गया, ठीक। मसूर सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे, जो दाल में मसूर का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में मसूर सबसे ज़्यादा होता है। अरहर का उत्पादन सबसे ज़्यादा आप देखेंगे यहाँ होता है। कर्नाटक में चना उगाया जाता है। ठीक है, कर्नाटक में चना उगाया जाता है, तो इसको लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग कल मिलेंगे, क्या करेंगे कल हम लोग देखेंगे तिलहन के बारे में। तिलहन का मतलब थोड़ा बहुत सोयाबीन हो गया, कुसुम हो गया, सूरजमुखी हो गया, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। सरसों के बारे में हो गया, इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। और फिर इसके बारे में थोड़ा सा गन्ना हो गया, कपास, तंबाकू, और इसके बाद चाय, काफ़ी हो गया, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, फिर समाप्त हो जाए। कल हम लोग मतलब समाप्त कर देंगे, मतलब जल्दी से नहीं समाप्त करेंगे, सभी इसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह पढ़ते चले आ रहे हैं। फिर इसके बाद जैसे ही वो समाप्त होगा, थोड़ा बहुत सिंचाई बचा है, थोड़ा बहुत सिंचाई देख लेंगे। फिर इसके बाद पूरा इंडियन जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। जितना पर्याप्त है उतना, जितना बताया गया उतना पर्याप्त है, मतलब पर्याप्त से भी ज़्यादा ही है। ठीक है, ठीक। कैसा लगा बताइएगा, हम लोग मिलेंगे कल। ओके।